आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं रिपीट करूँगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए, जब तक हम रिमाइंड नहीं करेंगे तब तक हम जो आज हमें डिस्कस करना है एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स ठीक से समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअली तो 4-5 मिनट हम लोग बात करते हैं। उसके पहले जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि जो हमारे एक तरीके से भीष्म पितामह रहे फिजिक्स के, सर आइजैक न्यूटन, मैकेनिक्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने स्पेस टाइम को भी बहुत ही माइन्यूटली, जो भी उस समय लेवल हो सकता था, जानने की कोशिश की थी। रिलेटिव मोशन को भी उन्होंने जानने की कोशिश की थी। स्पेस के बारे में उन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्यूट है। स्पेस का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? स्पेस तो एक रियलाइजेशन की चीज़ है। स्पेस इनफाइनाइट है और इसी में सारे फिजिकल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है। हेवनली बॉडी से लेके एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स, सभी इसी में समाये हुए हैं। और एवरी पार्टिकल, एवरी बॉडी मूव्स, नथिंग इज एट रेस्ट। उसी मोशन को नियमों में, उन्हीं नियमों को जानकर हम सबके सामने न्यूटन ने रखा था। मोशन टाइम के रिलेटिव ही डिफाइन किया जाता है और स्पेस में होता है मोशन। स्पेस एब्सोल्यूट है ऐसा उन्होंने कंक्लूड किया था। टाइम भी एब्सोल्यूट है ऐसा कंक्लूड किया था। एब्सोल्यूट का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, कैसे भी स्पेस किसी के रिलेटिव नहीं लिया जा सकता है। स्पेस का मेजरमेंट लेंथ के रूप में होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इन्होंने कहा कि अगर हम रेस्ट में हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पे बना लिए हैं या कोई बॉडी ले ली है इस लेंथ की, और ये हम जहाँ भी हैं, हम अगर एज्यूम कर लें कि हम रेस्ट में हैं, तो जो ये डिस्टेंस या इसकी लेंथ सपोज करते हैं 5.5 सेंटीमीटर आती है, तो इसकी जो लेंथ है, अगर हम मूव भी करने लगें, सपोज करते हैं साउंड की स्पीड से मूव करने लगें, और तब इसका मेजरमेंट चाहे हम रेस्ट में होके करें और चाहे एक ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है हमको इस रॉड के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ मूव करते हुए देख रहा है, दोनों की मेजरमेंट इसकी 5.5 सेंटीमीटर है। बाद में लोगों ने ये कंक्लूड किया था और आज तक एस्टेब्लिश्ड है, स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट अचीवेबल। इससे ज़्यादा किसी की फिजिकल बॉडी की स्पीड हो नहीं सकती, या किसी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, और लाइट की स्पीड हाईएस्ट होती है। अगर हम लाइट के को अप्रोच करने वाली स्पीड से भी ट्रेवल करें, तो उस समय उनका मानना था कि इस लेंथ में वेरिएशन नहीं होगा, यानी कि स्पेस में वेरिएशन नहीं होगा,
यही एब्सोल्यूटनेस है स्पेस की। एब्सोल्यूट स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो समझने वाले अंदाज में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये ऐसा न्यूटन ने कहा। और नॉर्मल लेवल पे जब तक हमने और एडवांस में नहीं रिलेटिविटी के थ्योरी को पढ़ा है, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो से शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर से शुरू हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि ये सही नहीं है। इसके बाद ये एब्सोल्यूट स्पेस, तीन चीजें होती हैं, स्पेस, टाइम और मास। इन्हीं को मिला के ये फिजिकल वर्ल्ड बना हुआ है। टाइम है और तीसरी चीज है मास। तो हम लोग मोशन के लिए बॉडी मान लेते हैं, बॉडी मास रखती है, सीधी सी बात है। एब्सोल्यूट स्पेस के बारे में उन्होंने कहा, एब्सोल्यूट टाइम के बारे में। एब्सोल्यूट टाइम के बारे में का मतलब कोई टाइम इंटरवल है, जैसे वीडियो हमारा 45 मिनट का है, तो ये वीडियो 45 मिनट तक ही चलेगा, चाहे हम रेस्ट में हों, चाहे हम किसी स्पीड से मूव कर रहे हों। सारी सिचुएशन में ये टाइम इंटरवल 45 ही मिनट रहेगा, ऐसा न्यूटन का मानना था। तो टाइम को एब्सोल्यूट कहा न्यूटन ने। मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं, चूंकि आधार है। अगर आपने सिर्फ फॉर्मूलेशन ही रट लिया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब है आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जाना ही नहीं है। तीसरी चीज एब्सोल्यूट होने की मास है। मास का मतलब होता है एक्चुअल मैटर कंटेंट इन द बॉडी, और ये मैटर वही रहेगा। सामान्य तौर पर यही समझ में आता है, आपको भी अभी भी यही समझ में आ रहा है। आगे जब पढ़ेंगे उसको रिसीव कर पाना, उसको पचा पाना आपके लिए डिफ़िकल्ट शुरुआत में होगा, लेकिन धीमे धीमे आप रिसीव कर लेंगे। तो मास में भी वेरिएशन होगा। न्यूटन के टाइम तक तो नहीं मास में वेरिएशन कहीं भी ऑब्टेन हुआ था। मास माने मैटर, मैटर रिमेन्स कांस्टेंट whether it is at rest or it is moving with some finite velocity, uniform velocity or variable velocity etc. तो ये कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात आगे बढ़ती गई। ऑप्टिक्स में बहुत सारा काम हुआ। ऑप्टिक लाइट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह माना गया। मैक्सवेल, बहुत सारे लोगों ने काम किया। इस पर डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये माना गया, ये सोचा गया कि आखिरकार ये जो भी हो रहा है, हम जो भी मेजर करते हैं, वो रेस्ट में तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं। अभी तक तो यही एस्टेब्लिश्ड है, वेल एस्टेब्लिश्ड यही है कि इतने बड़े यूनिवर्स में बहुत सारी हेवनली बॉडीज हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ही प्लैनेट्स हैं, दूसरे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, लेकिन अभी तक हमारे जैसी लाइफ का एग्जिस्टेंस उनमें नहीं देखा गया। हमारी रिसर्च अभी इतनी एक्यूरेसी पे नहीं पहुंची है कि दूसरे सोलर सिस्टम्स में भी ऐसी लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। फिलहाल हम ये मान लें कि हम एक यूनिक सिस्टम के हिस्सा हैं, जो कि अर्थ सिस्टम है, और ये रेस्ट में नहीं है। ये लगातार 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब ये जो स्पीड हम बोलते हैं कि ये 30 किलोमीटर पर सेकंड है, किसके रिलेटिव में, किसके रिलेटिव में ये स्पीड मेजर की गई है? तो इसी पे बहुत सारे डिस्कशंस होते रहे हैं। जो हमारे एलीट क्लास साइंटिस्ट कर रहा है, उन्होंने जिन्होंने रियलाइज किया फिजिकल फैक्ट्स को, उन पे काम किया। तो ये जो हमारी एयर है, ये तो हमारे अर्थ का ही पार्ट है। अर्थ मूव कर रही है, उसके साथ उसका एटमॉस्फेयर भी मूव कर रहा है।
हम एटमॉस्फेयर विहीन हो जाएं, अर्थ विहीन हो जाएं, तो क्या बचेगा? जो बचेगा वो स्पेस बचेगा, नथिंगनेस। लेकिन हालांकि वहाँ भी नथिंगनेस नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सन के और दूसरे स्टार्स के आते रहते हैं। हम कह रहे हैं सबको हटा दिया जाए। वी कैन एज्यूम, तो जो चीज बचेगी वो प्योर स्पेस। अब इन्होंने कहा कि अगर हम उस स्पेस के रिलेटिव उसकी स्पीड बताते हैं तो वो चीज नहीं है, स्पेस कोई चीज तो नहीं है, वो नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो अब ये सोचा गया कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम को प्रपोज किया जाए जो फिजिकली तो नहीं दिखता बट इट एग्जिस्ट। जैसे कि हम लोग अपने आप के बारे में जानते हैं, कहते हैं कि आत्मा फिजिकल नहीं है, दिखती नहीं है, पकड़ में नहीं आती, एनर्जी के रूप में भी समझ में नहीं आती, लेकिन है चूंकि हम लोग हैं। तो ऐसे ही ईथर को प्रपोज किया कि ईथर के रिलेटिव सारी मोशन है। अब जैसे कि हम लोगों ने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में हम एसएच नहीं अभी बना रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जो मोटी मोटी बात है उसको हमने दिखाया। एक ये हमारी 45 डिग्री पे इंक्लाइन ग्लास प्लेट है, ये हाफ सिल्वर्ड है, इसमें 50% रिफ्लेक्शन जो नीचे वाला पोर्शन है और 50% रिफ्लेक्शन होगा। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दो मिरर्स लगाए हैं, एक यहाँ मिरर M1 है और यहाँ पे मिरर M2 है। मिरर M1 पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमारी हाफ सिल्वर्ड प्लेट है ऊपर जाती है और इस मिरर से जो 100% रिफ्लेक्शन होता है उससे वापस आती है, और आने के बाद की बात बाद में करते हैं। और जो रिफ्लेक्ट हुई थी 50% वो मिरर M2 की तरफ जाती है, ये 100% इससे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आती है, फिर यहाँ से ये यूं आते हुए निकल जाती है सीधे, और ये इस हाफ सिल्वर्ड से रिफ्लेक्ट होके यहाँ नीचे आती है। दोनों एक साथ कंबाइन होती हैं, और हम इंटरफेरेंस की थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, आप अच्छे से जानते हो कि क्यों इसमें इंटरफेरेंस होता है, कोहेरेंट सोर्सेज बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस। ये जो डिस्टेंस है इससे मिरर M2 की L है, मिरर M1 की भी L है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। एक पाथ डिफरेंस, इसको 3 बार ट्रेवल करना होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए इसी मोटाई की प्लेट यहाँ रखी जाती है, जिसको हमने नहीं दिखाया है क्योंकि हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिखाने का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक तो ठीक है, ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो अर्थ मूव कर रही है v वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है, और लाइट इसी डायरेक्शन में चल रही है c वेलोसिटी से। तो लाइट यहाँ से यहाँ जाते हुए आपने खुद ही डायरेक्शन दिखा रखा है, तो लाइट की डायरेक्शन, लाइट की स्पीड की डायरेक्शन और अर्थ की स्पीड की डायरेक्शन सेम है, ऐसा माइकलसन मोरले ने कंसीडर किया। और इन्होंने कहा कि अर्थ के मोशन को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी c माइनस v, जब लाइट जा रही है, लेकिन जब लौट रही होगी तो v इधर होगी, c इधर होगी, तब रिलेटिव स्पीड रह जाएगी, हो जाएगी c प्लस v। इसी तरीके से अगर ये चूंकि अर्थ मूव कर रही है, हमने यहाँ एक डॉटेड फिगर बताया था, यहाँ पे मूव करते हुए टी टाइम में यहाँ पहुँच जाती है ये प्लेट, और ये मिरर M1 की जगह M1 डैश पर पहुँच जाता है, यानी कि जब ये गई थी तो इस तरीके से और ये इस तरीके से आते हुए हम लोगों ने दिखाया था, और ये जो रिजल्टेंट स्पीड थी या रिलेटिव स्पीड थी वो √c² माइनस v² थी। और इस तरीके से हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया था। पाथ एक हमने t1 टाइम कहा था, ये आने जाने का, ये t2 कहा था, और इनका जो डिफरेंस आया था उसको नोट किया था, डेल्टा। हमने पाथ डिफरेंस निकाला था, फिर हमने नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकाली थी कि ये
एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये फ्रिंजेस जो है हमारे क्रॉस वायर से कुछ शिफ्ट होंगी, और शिफ्ट होने का हमने 0.4 के आसपास ये फ्रिंज की शिफ्ट दिखनी चाहिए, ऐसा ये कंक्लूड हुआ था। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें ये फ्रिंज शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दी। जब ये बिल्कुल नहीं दिखाई दी तो उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल एरर है, ये इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जो बिल्कुल हमने नोट्स में आपको बिल्कुल जो सिविल सर्विसेज लेवल पे टू द पॉइंट गहरी बात, जो एक तरीके से जिसको छोड़ने का सवाल नहीं होता है, वो बातें हमने लिख के दी थी। तो मैं एक बार और पढ़ के सुना रहा हूँ। ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स पर हम आएंगे। दिस कुड बी डिटेक्टेड वेरी इजीली। जो ये रिजल्ट आया है, जब हमने सारी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सही किया और जो भी हमारी थ्योरी एग्जिस्ट कर रही थी उसके अनुसार सारा हमने डेरिवेशन निकाल के जो थ्योरेटिकल हमने निकाला शिफ्ट ऑफ फ्रिंज को, वो आसानी से आ जाना चाहिए था। इसीलिए सेंटेंस लिखा है, दिस कुड बी डिटेक्टेड वेरी इजीली इन द एक्सपेरिमेंट बट नो फ्रिंज शिफ्ट वाज डिटेक्टेड। ये एक दिक्कत पैदा करने वाली थी। दे रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, फिर भी अपनी गलती मान के ही आदमी सुधार करने की कोशिश में जुट जाता है। यही उन लोगों ने भी किया। दे रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। कभी मॉर्निंग, कभी नॉन, कभी इवनिंग, कभी नाइट में, कभी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और डिफरेंट सीजन्स में, बट नो फ्रिंज शिफ्ट वाज ऑब्जर्व्ड। नेगेटिव दूसरा पैराग्राफ, these are the negative results of the experiment. Later on other researchers, जो दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा चलिए हम भी करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम फंसी हुई है। प्रोफेसर डी मिलर रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट विद नेसेसरी प्रिकॉशंस। उन्होंने बहुत सारी प्रिकॉशंस, उनको लगा कि हम ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो उन्होंने प्रिकॉशन ली इन 1921 एंड 1924 एट माउंट विल्सन लेबोरेटरी। ही शोड दैट द शिफ्ट इट इज एट ऑल was less than 1/40, यानी कि जो 0.4 है इसका भी उन्होंने कुछ मेजर किया डिवाइडेड बाई 40, यानी 0.041, तो 0.01 इतना उन्होंने रिकॉर्ड किया। लेकिन ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं थ्योरेटिकली वही निकलना चाहिए। तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट में कोई कमी है या फिर एक्सप्लेनेशन में कमी है। सिंस देयरफॉर द एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ थ्रू द ईथर, यानी ईथर के रिलेटिव चल रही है, ये मान के चल रहे थे, एट रेस्ट कुड नॉट बी फाउंड। फाइनली इट वाज कंक्लूडेड दैट द मोशन थ्रू द ईथर कुड नॉट बी डिटेक्टेड बाई ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। लोग आराम से शांत होना चाहते थे कि भैया हम ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट से जो ईथर की जो प्रेजेंस है या ईथर के रिलेटिव सारी मोशंस हम डिफाइन कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ये ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के बस का नहीं है, ऐसा फाइनली निकाला। लेकिन कहाँ चुप बैठने वाले थे, साइंस का डेवलपमेंट कैसे होता। अब आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स। मैंने प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स में बताया था, वीडियो लेक्चर्स में, उसको हमने सामने आपके रखा ताकि आप एनर्जाइज हो जाएं, रिमाइंड हो जाएं, उस जगह हमारा माइंड पहुंच जाए, जिससे कि आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स समझ में आए। तो इसमें 3 सेटिस्फैक्ट्री लगने वाले एक्सप्लेनेशंस सामने आए। तो नेगेटिव रिजल्ट्स अब जो हमने लिख के दिया है, चूँकि आपको प्रिपेयर भी करना है, उसी को मैं समझाना चाहता हूँ। ऐसे तो हम बोलते जाएं तो बोलते ही रहेंगे, ये टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग और गंभीर है। द नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ सच केयरफुली परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, द फॉलोइंग सेपरेट एक्सप्लेनेशंस वर गिवन। नंबर 1, ईथर डायरेक्ट हाइपोथेसिस। इसमें क्या है पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको जो हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए कहा है, लिख के दिया है नोट्स में, उसको आप समझ जाएंगे।
उन्होंने सोचा कि ये जो मूवमेंट था, हम ये मान के चल रहे थे कि ईथर जो है वो रेस्ट में रहेगा, वो एब्सोल्यूट होगा। ऐसा लगता नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है। उनका ईथर भी उसके साथ साथ ड्रैग कर रहा है, उसके साथ चल दे रहा है। इसलिए जो c प्लस बी या c माइनस बी जो हम रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं ईथर के रिलेटिव, ईथर एक दृष्टा है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वर है जो स्वयं में रेस्ट में है, ऐसा मान के चले। तो उन्होंने कहा ईथर ही उसके साथ ड्रैग कर रहा है। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इनफैक्ट इफ इट वुड बी एज्यूम्ड दैट द मूविंग अर्थ ड्रैग्ड, माने पूरी की पूरी, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट कहाँ है, अर्थ पे है, उन्होंने कहा पूरी की पूरी अर्थ ही ड्रैग कर ले जाती ईथर को। मूविंग अर्थ ड्रैग्ड द ईथर विद इट, देयर वुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू, इसलिए उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही हो। जब उसके साथ चल दी तो अब रिलेटिव मोशन अर्थ के साथ उसका कहाँ रह गया। एंड द नेगेटिव रिजल्ट्स कुड बी इजीली एक्सप्लेन्ड, पल्ला झाड़ लिया, दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टेनेबल। बाद में लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किए, क्यों नहीं है टेनेबल। दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टेनेबल बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन ऑफ एब्रेशन ऑफ लाइट। आपने लाइट का एब्रेशन 11th-12th में रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें पढ़ानी हैं। तो जो लाइट का एब्रेशन है ये आपको लिखना होगा एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि एक सबसे बड़ा मतलब तर्क था उसको न मानने का। अगेंस्ट द ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन ऑफ एब्रेशन ऑफ लाइट, फर्दर द पार्शियल ड्रैग ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजू। तो फिजू के एक्सपेरिमेंट में पर्सनल जो थोड़ा बहुत जो है पार्शियल ड्रैग उन्होंने प्रपोज किया था एज लॉरेंज, कुड बी एक्सप्लेन्ड एज लॉरेंज। फिर उसके बाद उन्होंने बताया डिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर पे आधारित फिजू के एक्सपेरिमेंट को लॉरेंज ने कुछ हद तक बताया कि नहीं, जो ड्रैग ईथर ड्रैग की हाइपोथेसिस आ रही है, हम लोग दे रहे हैं, वो कुछ हद तक सही हो सकती है। सभी अपने अपने को सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगे थे। फिर जो दूसरा है, हमने ये समझाने की कोशिश करी कि ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, जो कि बहुत सिंपल है प्रपोज करना और उसको समझना, कि ईथर ही अर्थ के साथ ड्रैग हो जा रहा है, इसलिए नो रिलेटिव मोशन का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन जो एब्रेशन जो थ्योरी है लाइट की या घटना है फिनोमेनन, उसके अगेंस्ट जाता है। बाद में फिजू के एक्सपेरिमेंट को जो था उसमें पार्शियल ईथर ड्रैग को प्रपोज किया गया था लॉरेंज के द्वारा, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। इसके बाद जो लॉरेंज और फिट्जराल्ड ने मिलके उन्होंने कहा कि भैया ये अगर ये पाथ में डिफरेंस आ रहा है, पाथ थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेंथिन हो रहा है, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से हो सकता है ये c प्लस बी c माइनस बी होता हो, बल्कि ये कहा कि नहीं होता है, ईथर की जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक फैक्टर होता है, उन्होंने प्रपोज किया, मैथमेटिकली किया, एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं था, 1/√1 माइनस b²/c²। उन्होंने कहा कि जो हमारा लेंथ में जो वेरिएशन है पाथ डिफरेंस में, वो उन्होंने कहा कि वो पाथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है। कितने फैक्टर से? 1/√1 माइनस b²/c²। माने जो डेल्टा आ रहा है, डेल्टा बढ़ के तो आ रहा है, उन्होंने कहा कि जो भी आ रहा है उसको 1/√1 माइनस b²/c² से ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ जो हमने नोट्स में दिया है। लॉरेंज एंड फिट्जराल्ड इंडिपेंडेंटली, पहले मिलके नहीं, अलग अलग, offered a more radical explanation that a material body moving through ether, जो भी material body होगी, मतलब लाइट पे तो हमने बाद में इस्तेमाल कर लिया है, उन्होंने बॉडी के लिए बताया कि मूविंग थ्रू ईथर, अगर ईथर के से गुजरते हुए जा रहा है तो इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय ए फैक्टर ऑफ
1 minus v square upon c square. Thus a length in the direction of motion is shortened to L upon under root 1 minus v square upon c square. फिर इट वुड इक्वलाइज बोथ दी टाइम्स t1 एंड t2. इस तरीके से जो एक टाइम t1 और t2 में जो अंतर आ रहा था टाइम इंटरवल में, उन्होंने कहा कि अगर ये फैक्टर हम इसमें कंसीडर कर लें तो ये बराबर हो जाएगा इन द एक्सपेरिमेंट एंड हेंस नो फ्रिंज शिफ्ट वाज एक्चुअली मेजर्ड. इसलिए ये जो फ्रिंज शिफ्ट है ये मेजर नहीं हो पाई. ये एक्सप्लेनेशन लॉरेंट और फिट्जरॉल्ड ने दिया. दिस कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस इज हाउएवर प्योरली मैथमेटिकल विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन. तो कोई, क्योंकि ऐसा होता है साइंस में कि हमने कह तो दिया थ्योरेटिकली, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन चाहिए, ये नहीं हो पाया. तो इस तरीके से नेगेटिव रिजल्ट कि क्यों नहीं हमें फ्रिंज शिफ्ट दिखी. नेगेटिव रिजल्ट का मतलब जो जैसा एक्सपेक्ट किया था वो हमें नहीं मिला. लेकिन हमने नहीं मिला उसका एक्सप्लेनेशन पहला ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस के द्वारा देने की कोशिश करी गई. दूसरा लॉरेंज फिट्जरॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस से. यह हाइपोथेसिस ही तो थी कि भैया कोई बॉडी ईथर से जब गुजरती है उसी डायरेक्शन में उसका जो पाथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. अब सही एक्सप्लेनेशन ये आया है, इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही बेस्ट सॉल्यूशन है. ये प्रपोज किया गया अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा. पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर मैं समझाऊंगा. आइंस्टीन गेव ए न्यू आइडिया. मोशन थ्रू ईथर इज ए मीनिंगलेस कंसेप्ट. पहली चीज तो उन्होंने बोली कि मोशन थ्रू ईथर इज ए मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट. उन्होंने कहा कि हम ईथर का जो कंसेप्ट लेते हैं कि ईथर के थ्रू मोशन होती है, यही मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है. व्हाइल मोशन रिलेटिव टू मटेरियल बॉडीज अलोन हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस. उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है जो मटेरियल बॉडीज हैं, उसने कहा ईथर तो नहीं, ईथर को हम नहीं उसकी प्रेजेंस को या जो हाइपोथेसिस इसने जो करी गई है उसको मैं झुठला नहीं रहा हूँ, लेकिन लाइट एक्सेप्शन है. पिछले वीडियोस में कभी हमने ये सेंटेंस बोला था कि लाइट के बारे में, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही बोला था कि लाइट के बारे में हम बहुत बहुत ना के बराबर जानते हैं. तो उन्होंने ये कहा कि रिलेटिव मोशन लाइट के साथ कंसीडर करना सही नहीं है. मटेरियल बॉडीज़ का अकेले अगर बात करी जाए तो उसका कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है. दूसरी बात, दूसरे पैराग्राफ में हमने लिखा द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन आफ्टर द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि अभी हम लोग दोनों पोस्टुलेट्स पढ़ने जा रहे हैं. ही प्रपोज दैट स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट. That is, speed of light is constant and does not depend upon the motion of the source, observer or the medium. इन्होंने कहा लाइट जो चलती है वो न तो सोर्स के मोशन पे, नाइदर डिपेंड्स अपॉन दी मोशन ऑफ सोर्स, चाहे वो इस डायरेक्शन में चल रहा हो, इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में सोर्स चल रहा हो, इट डज नॉट डिपेंड upon the motion of number 1 source. दूसरा, इस सोर्स को देखने वाला, रीडिंग नोट करने वाला ऑब्जर्वर. तीसरा, मीडियम जिसमें चल रहा है. इन तीनों चीज़ों पे ही, तीनों चीज़ों को हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइट स्पीड कांस्टेंट रहती है. इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ. मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप एक ऐसे
व्हीकल में है जो कि लाइट की स्पीड से चल सकता है। आप सपोज करते हैं, मैं फिगर बनाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स यहाँ पे, और आप करीब 10 किलोमीटर आगे यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए, और लेकिन आप एक ऐसे प्लेन में हैं या व्हीकल में हैं जो कि लाइट की स्पीड से चल रहा है, सी से ही आगे की ओर, अभी नहीं भाग रहा। एक स्विच आपके पास है, और जैसे ही आप लाइट की स्पीड से चल रहे होंगे, आपने इसको भी ऑन किया तो लाइट सी स्पीड से आ रही है आपकी तरफ, क्योंकि वो तो वन डायरेक्शन में चलती है, तो आपके पास भी जाएगी, और आप भी सी स्पीड से चल रहे हैं। तो सामान्य भाव से आप सोचेंगे कि जब हम सी स्पीड से आगे की ओर जा रहे हैं तो ये जो लाइट है, सोर्स वाली लाइट, हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। यही तो आप समझेंगे। लेकिन सच ये है कि ना तो सोर्स के मोशन, ना ऑब्जर्वर के मोशन, ना ही मीडियम के मोशन पर डिपेंड करेगी। अगर आप यहाँ खड़े होते तब भी आप तक उसी स्पीड से पहुंचती, और अगर आप मूव कर रहे होते तब भी आप तक उसी स्पीड से पहुंचती। ये प्रपोज किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एक बार फिर पढ़ के मैं सुनाता हूं। He proposed that speed of light is invariant, नहीं बदलेगी। That is, speed of light is constant and does not depend upon the motion of the source, observer or the medium. Light would take equal time to travel two paths PA and PB in the Michelson-Morley experiment. जो आपने ये माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट बनाया था, यहाँ से इन्होंने ये कहा कि एक ए पाथ है, एक बी पाथ है, मिरर M1 और M2 की, ये शायद ए था, ये ए डैश पर पहुँचता था, बी है, बी डैश पे यहाँ आगे पहुँच जाता था। तो उन्होंने कहा चाहे वो पी से, यहाँ पी पॉइंट से हो रहा, तो पी ए और पी बी पाथ में उन्होंने कहा इक्वल टाइम इंटरवल लेता है, इसलिए पाथ डिफरेंस नहीं होता है। और हम फाइनली ये कह सकते हैं कि हमने ये कहा कि यहाँ तक जाने में T1 टाइम लगता है, यहाँ T2 है। हमने डिफरेंस माइकलसन-मोर्ले ने डेल्टा T निकाला था, इन्होंने कहा नहीं, T1 इक्वल टू T2, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो डेल्टा T इक्वल टू 0 है, इसलिए फ्रिंज शिफ्ट नहीं आती है। दिस इज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन एक्सपेरिमेंट। मैं समझता हूं कि आप माइकलसन-मोर्ले के नेगेटिव रिजल्ट्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ गए हैं, और बीच में दो अदर एक्सप्लेनेशन दिए गए, ईथर-रेग हाइपोथेसिस और दूसरा जो है लॉरेंज-फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। उन्होंने भी काफ़ी हद तक ज़बरदस्ती सेटिस्फाई करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो लास्ट वाला है वो बहुत ही मीनिंगफुल था, और वही आधार बना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब हम लोग आते हैं जो लास्ट टॉपिक है, आज हम यहीं रखेंगे, मतलब इसको डिस्कस करने का काम करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यही आधार है, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके दो पोस्टुलेट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2। मैं आपको एक पोस्टुलेट्स डिस्कस करने से पहले एक पुरानी, जो आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिनको आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ही कंसीडर किए जाएंगे, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो ही होते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट में होता है, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हो,
और इसमें 3 एक्सेस आप कंसीडर कर सकते हो, एक्स वाई एंड जेड। अगर हम किसी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देना चाहें तो एक्स वाई जेड, यहाँ तो t इक्वल टू 0 होता है ओरिजिन पे, और टाइम ये स्पेस एक्स वाई जेड और t टाइम होता है। एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करने का जो हम तरीका मानते हैं, तो इन कोऑर्डिनेट्स को स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स बुक्स में आपको मिलेगा, दीज आर स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, एक्स वाई जेड स्पेस 3 डायमेंशनल होता है, और हम एज्यूम करते हैं कि लेंथ, विड्थ और हाइट, एक को एक्स एक्सेस, दूसरी को वाई एक्सेस और तीसरी को जेड एक्सेस एज्यूम कर लेते हैं, और उसकी लोकेशन बताने के लिए हम ओरिजिन से उनकी कोऑर्डिनेट्स निर्धारित कर देते हैं। तो इस तरीके से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने दे दिए। दूसरा जो इनर्शियल फ्रेम होता है वो हम इसी के साथ ही ले रहे हैं, रिलेटिव मोशन। ज़्यादातर आपको ये फिगर पूरी रिलेटिविटी में बनाना पड़ेगा। दूसरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, इनकी जो एक्सेस है वो एक्स डैश, ये तो कॉन्साइड ही कर रही है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो ओ डैश है, और इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट दूसरे होंगे, इनको आप एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश कहेंगे। ठीक है, तो जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ये भी हम बता दें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशन वैलिड रहते हैं। आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन भी यही किया कि दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ होल्ड गुड आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिनमें होल्ड गुड नहीं रहता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था बीएससी पार्ट 1 में। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जो हमारा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है तो मैं उसको भी दोबारा पढ़ा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि शायद आपने पढ़ा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो बता दीजिएगा, मैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ा दूंगा इफ़ यू रिक्वायर। बता दीजिएगा, वो एक्चुअली अटेंडेंस आप पूरे तरीके से सभी लोग नहीं दे रहे हैं, वीडियो व्यू कर रहे हैं, और जब आप समझ नहीं पाते हैं, हम इतना बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताते हैं, फिर भी आप उसको नहीं लिखते हैं कि हमने सब्जेक्ट कितना समझा, आपको पसंद आया कि नहीं आया, लाइक डिसलाइक भी जो भी करते हैं, लाइक कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। आप पूरी सिंसियरिटी के साथ देखें जिससे हम एसेस कर सकें कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और मन से पढ़ रहे हैं। पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हमने क्या सीखा, और कोई भी चीज़, एक एक सेंटेंस भी बीच बीच में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आप उसको ध्यान से देखें। तो जो 2 पॉस्टुलेट्स हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए हैं, उसमें जो पहला पॉस्टुलेट है वो ये है कि द लॉज ऑफ फिजिकल फिनोमेनन आर द सेम। फिजिकल फिनोमेनन के जो लॉज हैं वो न्यूटन्स लॉज भी ही हैं। व्हेन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ 2 सिस्टम्स ऑफ रेफरेंस, 2 सिस्टम्स ऑफ रेफरेंस माने एक रेस्ट और एक मोशन में, 2 सिस्टम्स ऑफ रेफरेंस इन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। ये जो मोशन हमने दिखा रखी है, सिंपल बनाने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये हमारा सिस्टम एस डैश। तो साफ साफ इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। जो हमने बुक रिकमेंड करी है जेपी अग्रवाल, उसमें अच्छा नहीं है, ये नोट्स वाला आप लीजिएगा। हमने बहुत ही जो है कंसल्ट करके लिखी है, जो ओरिजिनल पेपर्स थे वहाँ से जो उस समय प्रपोज किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। The laws of physical phenomenon are the same when stated in terms of 2 systems of reference in uniform translatory motion relative to each other.
ये अगर इसके रिलेटिव v वेलोसिटी से चल रहा है, ये नहीं चल रहा है लेकिन इसके रिलेटिव ये माइनस v वेलोसिटी से आपको प्रतीत होगा अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के आप ऑब्जर्वर हैं। तो ये रिलेटिव टू ईच अदर, दैट इज ऑल इनर्शियल सिस्टम्स, इन्होंने ऑल इनर्शियल सिस्टम्स माने ऐसे ही पेयर ऑफ रेफरेंस सिस्टम्स आप एज्यूम कर सकते हो। ऑल इनर्शियल सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट टू एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स, चाहे इसमें करें या कोई दूसरा ले लें, इस तरीके और पेयर बनाएं, सभी में इक्विवेलेंट होंगे। दिस लॉ विच इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, इस लॉ को जो है फर्स्ट पोस्टुलेट को प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ, पहला पोस्टुलेट है उसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इज ए जनरलाइजेशन फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंसेस। जो फिजिकल एक्सपीरियंसेस हैं, बिना एक्सपीरियंसेस के कोई लॉज नहीं डिटेक्ट कर सकता है, कोई फिजिक्स की थ्योरी नहीं दे सकता है। तो दिस लॉ विच इज ए प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस is a generalization from a wide range of physical experience. It appears as a natural extension to all physical laws. जो जितने भी हमारे फिजिकल लॉज हैं उसका नेचुरल एक्सटेंशन है ऑफ न्यूटन प्रिंसिपल एंड ऑफ रिलेटिविटी। तो आपने फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी जो हमने लिख के दिया है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो सेकंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, The velocity of light in vacuum is a constant। जो T1 equal to T2 जिससे कह रहे थे वही सेकेंड है, इसको लोग ध्यान में ज़्यादा रखते हैं। The velocity of light in vacuum is constant, independent not only of the direction of propagation but also of the relative velocity of the source and the observer। या जब हम नेगेटिव रिजल्ट्स बता रहे थे इसको हम एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको आप स्वयं भी समझ सकते हैं। From such a combination of two postulates, there follows a series of important deductions। जब ये दो postulates आए हैं, इसके बाद ही बहुत सारे जो deductions हैं वो आए हैं। कुछ हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ आगे आप पढ़ेंगे। पहला जो deduction है futility of ether, माने ether के बारे में जो है बताया। Intrinsic quantum nature of radiations, जो quantum nature of radiations है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रभावित है और उसमें वो बेस कंसीडर किया गया है। द वेरिएशन ऑफ मास ऑफ ए मूविंग बॉडी, जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि मास कांस्टेंट नहीं है जब लाइट की स्पीड के कंपेरेबल में चलती है, जिसको रिलेटिविस्टिक स्पीड भी कहते हैं। इसमें वेरिएशन भी इसी पोस्टुलेट के बाद डेवलप हो, सेकेंड वाला। इसके अलावा इक्वल टू एम सी स्क्वायर और मास डिफेक्ट डेल्टा एम है, तो ई जो कन्वर्जन होता है इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसके बहुत सारे फायदे, और जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है आज की डेट में, आप ब्लैक होल्स की बात करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स की बात करते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस, इनको समझना समझाना बिना इन थ्योरीज के, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, जो अनलकी हैं कि यूजी लेवल तक सिर्फ हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझते हैं, पढ़ने को मिलेगी। अब आगे हायर स्टडीज़ में जो असली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको आप नहीं पढ़ने को आपको मिल रही है, लेकिन फ़िलहाल आप ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको आप समझ लीजिए। आज हमने आपको रिवाइज कराया है माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा हमने दोबारा इसलिए रिपीट किया एब्सोल्यूट टाइम, एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट मास के कॉन्सेप्ट को, जो कि न्यूटन ने दिया था, उसकी क्या गहराई है या नहीं है, ये धीमे धीमे आपको पता चलता चला जाएगा। उसको रिपीट किया, माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट को हमने मतलब एक तरीके से रिवाइज करवाया, और फिर जो रिजल्ट्स आए थे
वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं हुआ। रिजल्ट का मतलब शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज एज थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड। तो उसको पहले तो उस शिफ्ट को क्यों नहीं अचीव किया गया, पहला ये था कि हमसे एक्सपेरिमेंट करने में गलती हुई है। उसको बहुत सारा ट्राई किया गया डिफरेंट सीजन्स में, डे के डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट हमने नोट्स में नहीं लिखा, आप उसमें बढ़ा सकते हो। डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे भी किया गया था, लेकिन निगेटिव रिजल्ट्स मिले। बाद में एक इंडिपेंडेंटली मिलर ने भी करके देखा, बहुत ही सफाई से, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। तो अगर वो उसका 1/40 पार्ट ही डिटेक्ट हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं था। क्यों ये नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 हाइपोथेसिस सामने आई। एक ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, उन्होंने कहा कि भाई जो बॉडीज़ हैं उसके साथ मूव कर जाती हैं ईथर के साथ, या ईथर उसके साथ चल देता है, तो इसलिए रिलेटिव मोशन रिकॉर्ड नहीं हो रही है। इसलिए जो है हमारा जिस आधार पे ये एक्सपेरिमेंट में थ्योरी से कैलकुलेशंस करके जो प्रिंसिप निकाली गई है वो निकल नहीं रही थी। ये ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस दी गई, जिससे सेटिस्फाई होना स्वाभाविक था, संभव नहीं था सब लोग के लिए। फिर लॉरेंज और फिट्जरॉल्ड ने ये प्रपोज किया कि √1 - b² / c² के फैक्टर से ये जो स्पेस में लेंथ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मोशन होने में, इसलिए जितना जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो कंपनसेट हो रहा है √1 - b² / c² वाले फैक्टर से, इसलिए नहीं आती। ये प्योरली उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, थ्योरेटिकली प्रपोज किया था, कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड उसके कंफर्मेशन के लिए नहीं था, वो भी रिजेक्ट हुआ। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आया आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जिसमें उन्होंने ये बताया कि चाहे मीडियम, सोर्स, ऑब्जर्वर किसी पर डिपेंड नहीं करता, लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है, तभी उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। इससे सब लोग सेटिस्फाई हो गए। अब जो सबसे ज़रूरी है, अब इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा आने वाली है फ्यूचर में। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ये आधार है और इसी को आप लोगों को पहले से जो हम नोट्स दिए हैं उनको पढ़ के रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको लगेगा कि बहुत ही मज़ेदार है, और आप उसका रियलाइजेशन भी करेंगे, उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे उस कॉन्सेप्ट्स को। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये पहले से हम बताए दिए हैं ताकि आप उसको तैयार करें। अगर हमारे नोट्स मिलने में थोड़ी सी देरी होती है, तब तक आपको बुक जो हमने रिकमेंड की है उससे आप पढ़ना शुरू करें, ठीक है। आई थिंक इट हैज़ completed now. Thank you very much.